मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसले में उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपके सामने अधिगम के सिद्धांत पे चर्चा करना है। इसके पहले अधिगम के सिद्धांत पे मेरा पहला वीडियो बन चुका है। आप पहले वीडियो में देखे कि सीखने का जो सिद्धांत मैंने बताया वो थॉर्नडाइक महोदय के द्वारा जो सीखने का सिद्धांत दिया गया, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत था। दोस्तों, आपको जैसा कि पता है कि थॉर्नडाइक महोदय कहाँ के थे, इस पर जो है टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। थॉर्नडाइक महोदय कहाँ के निवासी थे? उन्होंने अपना त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत किस सन में प्रस्तुत किया? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा थॉर्नडाइक महोदय अमेरिका के निवासी थे। इसके पहले जो मैंने सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक पर जो है दिया था, थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत। थॉर्नडाइक ये कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने जो सीखने का सिद्धांत, जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो इन्होंने दिया था, ये 1898 ईस्वी में दिया था। आज हम दूसरे भाग को लेकर के चलेंगे। पहला सिद्धांत ये था, आज दूसरे पार्ट को हम लेकर के चलेंगे। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, इसको जो है क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसको भी जैसे आपने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत को आपने देखा कि थॉर्नडाइक महोदय ने किया, तो निश्चित रूप से शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी किसी ने दिया होगा। तो ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो देने वाले शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं, उनका नाम है पावलोव। पावलोव एक शरीर मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने शास्त्रीय अनुबंधन का जो सिद्धांत दिया 1904 ईस्वी में। कितने सन में? 1904 में। 1904 ईस्वी में इन्होंने बताया कि सीखने के लिए यदि किसी भी बालक अथवा व्यक्ति के पास सामने यदि कोई स्वाभाविक उत्तेजक रख दिया जाए तो निश्चित रूप से उसे देख करके वह स्वाभाविक अनुक्रियाएं करने लगता है और वह स्वाभाविक अनुक्रियाएं करते हुए कार्य को करना सीख जाता है। तो साथियों, 1904 में पावलोव महोदय अपना जो क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। आप सोच रहे होंगे कि थॉर्नडाइक को सर जी ने बतला दिया कि थॉर्नडाइक तो अमेरिका के निवासी थे, पावलोव कहाँ के थे? क्या पावलोव? तो मैं आपके लिए एक टेट का क्वेश्चन दे रहा हूं। थॉर्नडाइक महोदय के संबंध में एक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन पावलोव महोदय के संबंध में। थॉर्नडाइक निवासी थे, ऑप्शन होगा अमेरिका, रूस, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जैसा कि जानते हैं कि अमेरिका के निवासी थॉर्नडाइक महोदय थे। इन्होंने 1898 में प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो है कि प्रतिपादित किया था। पावलोव महोदय के संदर्भ में दूसरा क्वेश्चन टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए बनता है कि पावलोव कहाँ के निवासी थे। तो इसका भी ऑप्शन मैं देना चाहूँगा, अमेरिका, रूस, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आप सोच सकते हैं कि थॉर्नडाइक अमेरिका के निवासी थे, तो पावलोव भी कहीं अमेरिका के निवासी तो नहीं थे।
रूस के तो नहीं न थे, या दोनों के निवासी नहीं न थे, तो साथियों इसका उत्तर होगा पावलोव रूस के शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे। पावलोव कहाँ के थे? रूस के, रूस के निवासी थे। इन्होंने सीखने के लिए बताया कि जब बालक अथवा व्यक्ति के समक्ष कोई स्वाभाविक उत्तेजक प्रस्तुत होता है तो निश्चित रूप से स्वाभाविक अनुक्रियाएं करने लगता है, और स्वाभाविक अनुक्रियाएं करते करते कार्य करना सीख जाता है। साथियों इन्होंने एक प्रयोग, जैसे थार्नडाइक महोदय ने जो प्रयोग किया था, किस पे किया था? बिल्ली पर, बिल्ली पे प्रयोग किया था। त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत बिल्ली पे किया था। पूछा जाता है टेट सी टेट सुपर टेट में कि थार्नडाइक महोदय ने अपना प्रयोग किस पर किया था। तो उसी प्रकार से आपका पावलोव का भी जो है कि प्रश्न बनता है कि पावलोव महोदय ने अपना प्रयोग किस पर किया था। पावलोव महोदय अपना प्रयोग कुत्ता पर किया था। इंसान तो सीखता ही है, कुत्ते भी सीखते हैं। उसी के तरह जो है कि इंसान और कुत्ता दोनों जो है कि अपने अपने ढंग से कार्य करते हैं। कुत्ता कैसे सीखता है, इसको देख करके बालक अथवा व्यक्ति भी सीखता कैसे, इसके ऊपर मैं फोकस करना चाहूँगा। इस प्रयोग में जो कुत्ता पर पावलोव महोदय प्रयोग किए हैं, उन्होंने बताया है कि जब कुत्ता पर प्रयोग किया गया तो एक लकड़ी का ऐसा उपकरण बनाया गया जिसमें कुत्ते को खड़ा किया जा सके। साथियों जिस उपकरण में कुत्ते को खड़ा किया गया उसका एक स्थिति ऐसी बनाई गई कि निश्चित समय पर घंटी की आवाज और कुत्ते को जो है भोजन दिया जाना, और एक ऐसा व्यवस्था बनाई गई थी कि कुत्ते के मुख से लार यदि निकलती है तो वह जो है कि एक पार्ट्स था, उस पार्ट में कुत्ते के द्वारा जो लार निकलने की क्रिया थी वह उस बीकर में आ सके। साथियों कुत्ता को उस लकड़ी के द्वारा बने गए उपकरण में रख दिया गया, और स्वाभाविक उत्तेजक के रूप में आप सोच सकते हैं कि कुत्ते के लिए क्या चाहिए। स्वाभाविक उत्तेजक के रूप में कुत्ता के लिए भोजन की व्यवस्था कर दी जाती है। भोजन की व्यवस्था जब कुत्ता के लिए कर दी गई तो आप जानते ही हैं कि जैसे वह कुत्ता भोजन को देखा वह अनुक्रिया करने लगता है। क्या करने लगता है? अनुक्रिया करने लगता है। ये पहली स्थिति में जो है कुत्ता जो है जैसे ही उसके सामने जो है भोजन प्रस्तुत होता है तो भोजन प्रस्तुत करने के समय में घंटी की आवाज दी जाती है। घंटी की आवाज दी जाती है और भोजन प्रस्तुत करते ही वह स्वाभाविक अनुक्रिया करने लगता है। किस लिए? कि वह भोजन को प्राप्त कर ले और उसकी भूख की तृप्ति हो जाए, भूख मिट जाए। तो पहली स्थिति में आपने देखा कि स्वाभाविक उत्तेजक के रूप में भोजन उसके सामने उसी समय प्रस्तुत किया जाता है जब घंटी की आवाज जो है दी जाती है। तो घंटी की आवाज दी जाती है, लेकिन उसके लिए जरूरत किसकी थी? भोजन की थी। जो भोजन देखते ही वह जो है अनुक्रिया करने लगता है, उसके मुख से लार टपकने लगती है। दूसरी स्थिति में देखा गया कि अस्वाभाविक उत्तेजक के रूप में उसके समक्ष क्या प्रस्तुत होता है। तो अस्वाभाविक उत्तेजक के रूप में यहाँ पर उसको जो है घंटी की आवाज दी जाती है। किसकी आवाज साथियों? घंटी की आवाज। घंटी की आवाज दी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि घंटी की आवाज
से उसका कोई संबंध नहीं है। उसको तो भूख है, तो भूख में उसको भोजन चाहिए। घंटी से उससे क्या मतलब। इसलिए इसको अस्वाभाविक उत्तेजक के रूप में रख दिया गया, और घंटी की आवाज से बहुत उसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन फिर इस दूसरी स्थिति में स्वाभाविक उत्तेजक के रूप में इधर घंटी की आवाज दी जा रही है, और उसको यहाँ पर जो है भोजन भोजन दिया जा रहा है। स्थिति बदलती है। इस प्रयोग को कई बार किया जाता है। जब इस प्रयोग को कई बार किया जाता है तो देखा जाता है कि जब घंटी की आवाज कुत्ते के सामने दी जाती है तो उसकी मुख से वो छटपटाने लगता है, उसके मुख से लार टपकने लगती है। क्यों? क्योंकि कुत्ते ने सीख लिया था कि घंटी बजेगी तभी मुझे भोजन मिलेगा। तो जब घंटी की आवाज होती थी तो भोजन उसको जो है दे दिया जाता था। ये प्रयोग कई बार किया गया, तो वो उसने सीख लिया था कि स्वाभाविक उत्तेजक के साथ अस्वाभाविक यदि कोई उत्तेजक आता है तो भी जो है कि उसको जो है अनुकूलित क्रियाएं करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो साथियों, यहाँ पर आपने देखा कि घंटी की आवाज दी जा रही है, उसको भोजन प्राप्त हो रहा है। वह अनुकूलित उत्तेजक होता क्या है? अनुकूलित उत्तेजक के रूप में लार टपकना, लार टपकना, उसके मुख से लार जो है टपकने लगती थी अनुकूलित उत्तेजक के रूप में। और अनुकूलित अनुक्रिया भोजन के लिए वो करने लगता था और उसे भोजन प्राप्त हो जाता था, भोजन प्राप्त होता था। साथियों, आपने देखा कि अस्वाभाविक उत्तेजक के साथ स्वाभाविक उत्तेजक जब किसी बालक अथवा व्यक्ति के सामने प्रस्तुत होता है तो वह निश्चित रूप से स्वाभाविक अनुक्रियाएं करने लगता है, जबकि उसका संबंध उससे नहीं होता है। फिर भी स्वाभाविक उत्तेजक के साथ अस्वाभाविक उत्तेजक का साथ संबंध जुड़ जाता है। इसी को जो है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। इसमें जो है कि एक स्वाभाविक उत्तेजक होता है और उसके साथ अस्वाभाविक उत्तेजक भी होता है, जिसका कार्य से कोई संबंध नहीं होता, फिर भी उसका संबंध एक दूसरे से जुड़ जाता है। तो साथियों, आपने देखा कि स्वाभाविक उत्तेजक और अस्वाभाविक उत्तेजक दोनों जो है साथ साथ जो है कि दृष्टिगोचर होते हैं। एक समय ऐसा आता है, क्यों इसको रखा गया, इसके विषय में मैं फोकस करना चाहता हूं कि स्वाभाविक उत्तेजक के साथ अस्वाभाविक उत्तेजक क्यों रखा गया, इस पर मैं फोकस करना चाहता हूं। साथियों, जब इस प्रयोग को कई बार किया गया, कुत्ते ने यह सीख लिया कि जब तक घंटी नहीं बजेगी तब तक जो है कि मुझे भोजन की प्राप्ति नहीं होगी। एक समय ऐसा आया कि पावलो महोदय ने क्या किया कि भोजन देना बंद कर दिया और केवल घंटी बजाया। तो उस समय में देखा कि फिर भी वह कुत्ते के मुख से लार टपक रही थी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि उसने जो है सीख लिया था। स्वाभाविक उत्तेजक भोजन को देखा, लेकिन अस्वाभाविक रूप में जो है कि जो घंटी की आवाज उसके समक्ष आ रही थी, उससे उसने सीख लिया कि जब तक घंटी नहीं बजेगी तब तक जो है कि मुझे भोजन प्राप्त नहीं होगा। तो साथियों, आज आपने देखा कि कार्य करने के दौरान, कार्य सीखने के दौरान, पाठ्य वस्तु को पढ़ने के दौरान जब उद्दीपक कोई व्यवस्था बालक अथवा व्यक्ति के सामने रख दी जाती है तो वहां पर स्वाभाविक और अस्वाभाविक दोनों अनुक्रियाएं जो है देखने को मिलती हैं और दोनों का एक दूसरे के साथ जो है कि संबंध जुड़ जाता है। जबकि अनुकूलित अनुक्रिया करने पर ही जो है बालक अथवा व्यक्ति अपने कार्य को करना सीख जाता है। प्रतिकूल जो अनुकूलन से बाहर की क्रियाएं होती है उसका कोई संबंध नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उसका
उसके ऊपर दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ता है, लेकिन सीखने के लिए स्वाभाविक उत्तेजक और स्वाभाविक अनुक्रिया का होना अत्यंत ही आवश्यक है। दोस्तों, ये मेरा प्रोग्राम कैसा लगा? आप जो पहली बार मुझे देख रहे हैं, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो के साथ हम फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।